इंडिया का डीएनए में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं सुधीर चौधरी। और इस सेशन में हमारे साथ हैं हमारे देश के कानून एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, और वो आईटी मिनिस्ट्री भी संभालते हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। पहला सवाल सर आपसे हमारा यही है कि इस समय हम जिस संकट के दौर से गुजर रहे हैं, कोरोना संकट से, इस समय आपके पास जो कानून और न्याय मंत्रालय है, न्याय सबके लिए मिलना बहुत ज़रूरी है। और इस समय इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है लोगों तक न्याय पहुंचाने के लिए, लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए, लोगों तक जानकारी, खबरें पहुंचाने के लिए। इसलिए आपकी मिनिस्ट्री और आपका जो रोल है वो बहुत अहम बन जाता है। तो आपकी क्या भूमिका रही है इस दौरान? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है, थोड़ा मुझे वक्त दीजिए जी। ये जो कोरोना की दुनिया है, इसने 3 महीनों में दुनिया को बदल दिया है। आप तो देश के इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं सुधीर जी, कभी आपने कल्पना की थी कि पूरी दुनिया इसके सामने छत विछत होकर एक प्रकार से नतमस्तक हो जाएगी, लाखों लोग मरेंगे? चांद और मंगल पर जाने की बात करने वाली दुनिया आज इसका अभी तक तो कोई दवा नहीं निकाल पाई। तो जब ये पूरी दुनिया में फैला है तो इसका रास्ता है, एक तो दुआ है ऊपर वाले की, और दूसरा लॉकडाउन है। लॉकडाउन को मैं कभी नहीं कहूँगा कि ये बहुत सुविधाजनक है। आप घर के अंदर बंद हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, आप टहल नहीं सकते, आप सिनेमा नहीं देख सकते, बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते, वकील कोर्ट नहीं कर सकते, तो इसकी कठिनाई तो थी। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ है? बार बार लोग कहते हैं कि इतना भारत की संख्या बढ़ गई, बाकी भर गई। मैं सिर्फ आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, कि अगर चीन को छोड़ दें, चीन की अपनी अलग कई चीज़ें वहाँ सच्चाई से सामने नहीं आती, तो दुनिया के 15 देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, ब्राज़ील वगैरह वगैरह, इनकी कुल आबादी है, आप जान लीजिए, 142 करोड़। 142 करोड़ की आबादी में कल शाम तक लगभग आप ये जान लीजिए 3,92,802 लोग मरे। 142 करोड़ की आबादी में 3,92,802 यानी लगभग 4 लाख लोग मरे हैं कल शाम तक। मैं WHO का डाटा आपको दे रहा हूं। भारत की आबादी है 137 करोड़, 137 करोड़, और यहां कल शाम तक मरे हैं 6,642। और भारत की रिकवरी रेट है, जो लोग ठीक हो गए, 48%, वो भी 1.25 लाख के ऊपर है। ये हुआ है लॉकडाउन के कारण, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्षमता, प्रतिभा, साहस, नेतृत्व का कि हमको जरूर विनम्रता से अभिनंदन करना चाहिए, जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। जी। अब आपने कहा रविशंकर जी आपने क्या किया जी। तो सड़क बंद, हवाई जहाज बंद, रेल बंद, लेकिन रविशंकर प्रसाद का सब विभाग काम कर रहा था। मैं देश का संचार मंत्री हूं, तो मोबाइल फोन, आपके कम्युनिकेशन, आपका इंटरनेट, आईटी में वर्क फ्रॉम होम, आज भारत का 85% काम आईटी सेक्टर का वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। हमारा पोस्टल विभाग, उसने देश में लगभग 1500 करोड़ रुपया गांव-गांव पहुंचाया, बायोमेट्रिक से, जहां पर बैंक नहीं था, जहां एटीएम नहीं था। उन्होंने लगभग समझिए 5,000 टन दवाएं पहुंचाई गरीबों के लिए। तो ये भारत ने आईटी संचार के क्षेत्र से जो काम किया, ये मुझे बहुत संतोष मिला है कि रुका हुआ भारत रुका नहीं था। लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो इससे संतोष भी मिला कि इस चुनौती, और मैं सबों की तारीफ करूंगा, चाहे हमारा BSNL हो या प्राइवेट चैनल्स हो या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो, सभी समय के अनुसार आगे आए और काम करने की कोशिश की। जी।
रविशंकर जी, जैसा भी आपने कहा कि अब एक नई व्यवस्था इसके बाद आ जाएगी। कोविड-19 के बाद का जो युग है, पूरी व्यवस्थाएं बदल रही हैं, हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल रही हैं। जिस तरीके से राजनीति होगी, जिस तरीके से कामकाज होगा, सब कुछ अभी हमारा बदल रहा है। आपको याद होगा, इससे पहले जो स्वास्थ्य सेवाएं होती थी और जो संचार व्यवस्थाएं होती थी, उनका महत्व तो बहुत था, लेकिन हमारा टॉप प्रायोरिटी में नहीं होती थी वो। क्या आपको ऐसा लगता है कि दो मंत्रालय, हेल्थ और संचार, ये ऐसे हैं अब ये टॉप प्रायोरिटी बन जाएंगे? क्योंकि आगे आगे वर्क फ्रॉम होम होगा, पॉलिटिक्स फ्रॉम होम होगा, चिकित्सा भी घर से ही होगी, सब चीजें घर से होंगी और वो बिना संचार और टेक्नोलॉजी के हो नहीं सकता। सुधीर जी, दुनिया कैसी बदल रही है कि आज 4 बजे माननीय गृह मंत्री जी हमारे बिहार के कार्यकर्ता और पार्टी के लाखों शुभचिंतकों को संबोधित करेंगे। मैं भी उनके साथ रहूंगा। यह है वर्चुअल रैली। परसों मुझे पटना जाना था, मैं वहाँ का सांसद हूँ पटना साहिब का, तो बरसात में नालों की सफाई के लिए मुझे जाना जरूरी था। मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। पिछले साल बाढ़ आई थी, तो फिर यह अपेक्षा थी कि हम लोग मंत्री दिल्ली में ही रहें और देश की व्यवस्थाओं को संभालें। तो मैं दिल्ली में अपने दफ्तर में था और सारे पटना नगर निगम के पदाधिकारी और बाकी जिला पदाधिकारी और मेरे पटना के सारे विधायक बैठे हुए थे और हमने 1.5 घंटा रिव्यू किया, वर्चुअल रिव्यू। और हमारे विधायकों ने फ़ोन करके कहा कि रवि भैया, अगर आप पटना आके रिव्यू करते तो वर्चुअल रिव्यू उससे प्रभावी था। हम लोग भी बहुत सीखे। ये एक नई दुनिया है। और आपसे मैं एक बात कहूँ, भारत के लोग सुधीर जी, मैं टेक्नोलॉजी को इतना जल्दी अपनाते हैं। आपके दर्शकों के लिए एक आंकड़ा जरूरी है। भारत की आबादी 137 करोड़, भारत में मोबाइल फोन 121 करोड़। अच्छा, मैं भी लिख लेता हूं। लगभग 70 करोड़ जी। 126 करोड़ आधार कार्ड। जी, समझ गए आप? हेलो जी। रविशंकर जी, आपने पिछली तो मैं बार बता रहा था आपसे कि जी अब जी आप जी देखिए, हाँ, हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया। बस एक बात और कह लूं, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। 37 करोड़ जनधन अकाउंट खुला। हमने गरीबों की राशन, गैस की सब्सिडी, ये सब भेजना शुरू किया गरीबों के बैंक अकाउंट में। पिछले 5.5 वर्षों में हमने लगभग 11 लाख करोड़ रुपए भेजा है और 1,70,000 करोड़ बचाया है जो बिचौलिए खा जाते थे गैस की सब्सिडी में, राशन की सब्सिडी में, मनरेगा के पेमेंट में। अभी जो 1,70,000 करोड़ का पैकेज मोदी जी ने दिया गरीबों के लिए, इसके लगभग 60,000 करोड़ रुपए सुधीर बाबू हम गरीबों के बैंक अकाउंट में भेज चुके हैं। यही तो है डिजिटल इंडिया, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आम आदमी को मजबूत करना। तो अगर ये हमारा बैकग्राउंड रहा है तो इसका हम और उपयोग कर रहे हैं और भारत की जनता अब टेक्नोलॉजी के महत्व को समझती है। और आपने जो बात कही ज्यूडिशरी के बारे में, तो 16,000 कोर्ट आजकल डिजिटाइज हो गए हैं, उसका भी हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गए हैं, तो ये भी न्याय की व्यवस्था में सहयोगी होगा। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ सुधीर बाबू कि थोड़ा बहुत वकील और जज के बीच आंखों का भी कांटेक्ट होना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे छात्रों और अध्यापक के बीच में भी अगर एक कांटेक्ट हो तो वो और अच्छा रहता है। उस पर हम लोग बात करेंगे सर। लेकिन अभी मैं अगला सवाल एक भारत सरकार के मंत्री से नहीं, एक पॉलिटिशियन से कर रहा हूं। आपने पिछला लोकसभा चुनाव जीता और हमारे देश की जो राजनीति है वो, हमारी राजनीति जो है वो जनसंपर्क वाली राजनीति है। नेता के घर में हर रोज, आपके घर में भी 500,000 लोग हर रोज इससे पहले आते होंगे। जनसभा, रोड शोज, जिंदाबाद के नारे, फूल मालाएं पहनाना और बड़ी बड़ी रैलियां करना, और किसकी रैली में कितनी भीड़ आई उससे जनता यह अंदाजा लगाती थी कि ये नेता कितना लोकप्रिय है या ये पार्टी कितनी लोकप्रिय है। अब वो सब बंद हो जाएगा। ना रैली होगी, ना रोड शो होगा, ना नारेबाजी होगी, ना फूल मालाएं पहनाई जाएंगी, ना फेंकी जाएंगी। लोगों को यह कैसे पता चलेगा कि आपकी लोकप्रियता कहां है? और ये बिल्कुल नया स्टाइल अब आपका, आप कैसे अपने आप को इसमें ढालेंगे? आपने बहुत सही कहा, ये चुनौती है।
और अनिश्चितता भी है, जी लेकिन शायद इससे अच्छा अवसर निकलेगा। अब दिल्ली में हमारे बंगले में कोई भी आ सकता है, सिर्फ कंपनी कॉरपोरेट के लोग नहीं, पदाधिकारी ने, आम जनता कोई भी आ सकती है बिना समय लिए। मैं मिलता हूं लोगों से, वही हाल हमारे पटना साहिब में होता है, वही हमारे अधिकांश मंत्रियों का होता है। अब ये हम लोग जो छात्र राजनीति से दिनों से जो इस पर आगे बढ़े हैं, तो ये पॉलिटिक्स सिर्फ एक नई पॉलिटिक्स है। लेकिन मैं थोड़ा इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को आपको बताता हूं। जी अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने क्षेत्र के सभी विधानसभा के लोगों से बात की और सभी ट्रेंड थे, सब बैठे हुए थे, हमारे मंडल अध्यक्ष, बाकी सब जिला पदाधिकारी। अभी मैंने एक हफ्ता पहले अधिवक्ता परिषद के हमारे वकीलों से बातचीत किया, तो मुझे जानकर सुधीर बाबू आश्चर्य लगा कि देश भर में 20,000 से अधिक वकील मेरा वर्चुअल भाषण सुन रहे थे। आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी भाषण देंगे तो आप देखेंगे, प्रधानमंत्री जब नमो ऐप पर जाते हैं तो आपको मालूम है, चाहे उनका क्षेत्र हो या कोई भी हो, लाखों लोग सुनते हैं। और वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री तो टेक्नोलॉजी के प्रेमी आदमी हैं। उन लोगों ने हम लोग को प्रेरित किया है कि टेक्नोलॉजी को अपनाओ और लोगों को इसके विकास के रास्ते में जोड़ो। लेकिन हाँ, आपने सही कहा, वो फूल माला, वो जिंदाबाद, कभी कभी मुर्दाबाद, अब वो चर्चे, वो जलवे, वो राजनीति और सियासत की फनकारी जो आज तक चली है, किसके यहाँ कितनी भीड़ जुटी और किसने कितनी भीड़ जुटाई, अब ये आगे कैसा होता है इसको देखना पड़ेगा। लेकिन शायद इस सबों से इस देश की लोकशाही में कुछ अच्छा आएगा। कई फालतू के खर्चे भी बंद होंगे और देश की जनता भी समझेगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि कौन नेता अपने विचारों को वर्चुअल तरीके से प्रभावी रूप से रखता है, शायद इस पर निर्णय करने में सुविधा होगी। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। अब मैं एक नए मुद्दे पर आता हूं रविशंकर जी, और वो ये है कि पिछले कुछ महीनों से एक ऐसा दौर हम देख रहे हैं, और बल्कि महीनों क्या, अब तो साल हो चुके हैं, जब आपके दोनों जो डिपार्टमेंट हैं, कानून और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कानून का भी दुरुपयोग हुआ है, बढ़ा है, अदालतों का दुरुपयोग बढ़ा है, संविधान के अलग अलग मतलब लोग निकाल कर बताते हैं, कभी जैसे संविधान अचानक से खतरे में आ जाता है कई बार, और इसी तरीके से आईटी का भी दुरुपयोग बढ़ा है, फेक न्यूज़ बढ़ी है, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग बढ़ा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, खास तौर पर अगर हम इसका प्रश्न का अगर पहला भाग लें, कानून मंत्री होने के नाते पीआईएल्स का जो मिसयूज हो रहा है आजकल, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत ही गंभीर सवाल उठाया है और आपके इस चैनल पर और आपकी अगुवाई में चर्चा हो रही है, मेरे लिए संतोष की बात है। देखिए सुधीर जी, मैं पीआईएल का समर्थक हूं। जनहित याचिका जन के हित याचिका होनी चाहिए, गरीबों के लिए, उपेक्षितों के लिए, भ्रष्टाचार के उजागर के लिए, एब्यूज ऑफ पावर के लिए। आपको मालूम है कि बिहार के कुछ बड़े पीआईएल को मैंने बहस किया था। ये जो पूरा चारा घोटाला बिहार में हुआ था लगभग 2000 करोड़ का, उसमें सीबीआई इंक्वायरी मांग करने की मुख्य बहस मैंने ही की थी पटना हाई कोर्ट में। आज कई पूर्व मुख्यमंत्री, कई मंत्री, कल आईएएस अफसर जेल में हैं, सबको सजा भी हो गई सप्लायर्स को। अलकतरा घोटाला, बिटुमिन स्कैम, ये भी मैंने ही बहस किया था। अडवाणी जी जब गिरफ्तार हुए थे अयोध्या कांड में, रथ यात्रा में, मैं भी उनका वकील था। तो ये तो अच्छी बात है, मैं सबका समर्थक हूं। लेकिन आजकल एक दूसरी राजनीति हो रही है। चुनाव में हार गए तो सरकार को पीआईएल के माध्यम से घेरो, और ये घेरने का काम करते हैं कौन लोग? जो चुनाव में हरा दिए गए। अगर सही भावना से प्रामाणिक लोग कोर्ट जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज भी कोर्ट निर्देश दे रहा है, तो आप देख रहे हैं, यूपी सरकार पेश हुई, बिहार सरकार पेश हुई, जो भी कोर्ट का आदेश होगा हम मानेंगे, उस पर हमें जरा भी आपत्ति नहीं है। हमारी परेशानी होती है सुधीर बाबू, जब हारे हुए हताश लोग कोर्ट के गलियारों से अपनी पॉलिटिक्स करते हैं देश को प्रभावित करने के लिए। ये ठीक नहीं है और ये हम स्वीकार भी नहीं करेंगे। देखिए हम लोग कौन है सुधीर बाबू? इस सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद, शिवराज सिंह चौहान, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है। हम लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया था, जेल में या अंडरग्राउंड में, 3 आजादी के लिए।
मीडिया की आजादी, आपकी आजादी, इंसान की आजादी और न्यायपालिका की आजादी। जिस समय एचआर खन्ना ऐसे बहादुर जजेस को 2 महीना के लिए भी चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया, क्योंकि उन्होंने हेबियस कॉर्पस में जनता के पक्ष में फैसला दिया था। उसी विरासत के लोग अब कहते हैं कि जुडिशरी दबाव में है। क्या मतलब है इसका? सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस के खिलाफ किसने इंपीचमेंट प्रोसीडिंग फाइल किया था, और जब बाद में उपराष्ट्रपति ने सैंक्शन नहीं किया क्योंकि आधार नहीं था, तो उन्होंने उसको केस फाइल किया हटाने के लिए उनको, और एकाएक फिर केस को विड्रॉ कर लिया गया। सुधीर बाबू, ये दबाव की पॉलिटिक्स थी या नहीं? नाम नहीं ले रहे हैं, देश जानता है। क्या सच्चाई नहीं कि कांग्रेस के एक बड़े नेता वकील ने राम जन्मभूमि के केस में सुनवाई में कहा कि इसको चुनाव के बाद सुनवाई करिए? यह कोर्ट को प्रभावित करने की पॉलिटिक्स थी या नहीं थी? तो फिर कहूंगा, आज भी कांग्रेस के कई नेताओं का वही रुख है। और एक तो बड़े वकील भ्रष्टाचार में जेल गए हैं, केस चल रहा है, लंबे समय तक जेल में रहे हैं, और वो भी जनहित याचिका के माध्यम से नैतिकता का पाठ करा रहे हैं। ऐसे लोगों को, हारे हुए हताश लोगों को कोर्ट के गरियाडे से अपनी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, और हम इसका प्रतिकार करेंगे। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं जी, जनहित याचिका का हम समर्थन करते हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं चाहता हूं देश में बहस हो। और सुधीर बाबू, मैं आपके आईटी वाले सवाल का जवाब कुछ बाद में दूंगा। आपकी अनुमति से एक बात और मैं कहना चाहता हूं। आज देश के प्रशासन पर बहुत दबाव है, करोड़ों की संख्या में। मैं अपने बिहार प्रदेश का सह प्रभारी हूं, डीएमएसपी से बात करता हूं, फीडबैक लेता हूं, प्रधानमंत्री का सिस्टम उसको देखता है। अब करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं, उनको खाना खिलाना, उनको आइसोलेशन में रखना, उनको क्वारंटाइन करना, अगर किसी को लगा तो उसका टेस्ट कराना, अगर पॉजिटिव हुआ तो उसके पूरे गांव की घेराबंदी करना, परिवार के लोगों को अलग करना, यह छोटा काम है क्या? आज करोड़ों माइग्रेंट लोग पहुंचे हैं। मुझे मालूम है कि बहुत से कलेक्टर और पदाधिकारी 20 दिन से सो नहीं पाए हैं। तो तमाम कमियों के बावजूद उनके काम की भी सराहना होनी चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूं। अब कुछ लोग कोर्ट जाते हैं तो जाएं, उनका भी अधिकार है, लेकिन आज सिस्टम पर कितना दबाव है यह समझना बहुत जरूरी है। और तमाम के बाद देखिए, कुछ जगह गड़बड़ियां हैं, मैं स्वीकारूंगा, लेकिन आज मैं कहूंगा कि देश के पदाधिकारी, देश के नौजवान अफसर, पुलिस वाले, मीडिया वाले, एम्बुलेंस ड्राइवर, डॉक्टर्स, नर्सेज, ये जो मेहनत कर रही हैं, जो कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, उसकी चर्चा भी होनी चाहिए, इसलिए मैंने किया इसको। जी रविशंकर जी, आईटी अब हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा हो गया है कि हम ये नहीं, पहले एक जमाने में हम कहते थे कि ठीक है मोबाइल फोन टाइम पास के लिए है, लेकिन अब मेरा मोबाइल फोन नंबर और मेरा ईमेल आईडी, यही मेरा एक्चुअली वर्चुअल घर है, यही मेरी पहचान है, यानी लोगों की पहचान है। और ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, ये कुछ खास लोग इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण देता हूं। मान लीजिए रिमूव चाइनीज एप्स करके एक ऐप आई, वो उसको पुल डाउन कर लिया जाता है। जो हमारा अमूल का ट्विटर हैंडल है, अमूल ने एग्जिट द ड्रैगन करके एक कार्टून छाप दिया, अमूल का जो ट्विटर हैंडल है उसको थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं इस समय जो हो रही हैं, ऐसा लगता है कि कुछ खास शक्तियां इसको कंट्रोल कर रही हैं, और वही तय करेंगी कि संविधान खतरे में है या नहीं है, या किस देश का संविधान चलेगा और किसका नहीं चलेगा। तो इस पर हमारी क्या तैयारी है, हमें क्या करना होगा? ये ठीक नहीं है, और आज आपके चैनल पर मैं साफ साफ कह रहा हूं, ट्विटर ने जो अमूल का ड्रैगन वाला कमेंट निकाला, इसे मैं बहुत अनुचित मानता हूं। उन्होंने इसको रेस्टोर कर दिया, अच्छी बात है जी। आगे इसका ध्यान रखेंगे। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, इसलिए ठीक नहीं है। अब आपने सही कहा, हम जो इतने, अब किसी में प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, हमारी उससे चर्चा होती रहती है, हम अपनी बात कहते हैं, गलती वो करते हैं तो हम अपनी तरीके से सख्ती से अपनी बात भी कहते हैं और हजारों मैसेजेस डाउनलोड भी करते हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहूंगा, आपने बहुत सही कहा,
आज भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल बाजार है। फेसबुक की दुनिया में सबसे बड़ी पहचान भारत में है। व्हाट्सएप की दुनिया में सबसे बड़ी पहचान भारत में है। ट्विटर का भी नंबर 3-4 पर नंबर है। और मैंने चर्चा कर दी मोबाइल फोन के बारे में। आज भारत डिजिटल पेमेंट का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। आगे भारत टेलीमेडिसिन का बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। मुझे आप बस 2 मिनट कुछ पॉजिटिव चीजें आपको बता दूं। हमारे यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर है, डिजिटल खिड़की, जो पासपोर्ट बनाते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स देते हैं, डिजिटल लिटरेसी का काम करते हैं। उनकी संख्या 70,000 थी जब मैं मंत्री बना था, अब उनको मैं 4 लाख ले गया हूँ। 12 लाख बच्चे गांव गांव में डिजिटल पेमेंट का काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत के डाउनलोड करा रहे हैं, बड़ा काम। टेली लॉ का भी काम कर रहे हैं। तो ये सब बड़े काम हो रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है कि देश के लोग डिजिटल सेवाओं का सदुपयोग कर रहे हैं। ये सदुपयोग बढ़ना चाहिए। और जो भी बाहरी कंपनी है उनको स्वागत है काम करने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान में दबाव और विचारों के प्रकटीकरण पर रोक का काम नहीं होना चाहिए। ये बात में हाँ, अगर कोई आतंकवाद फैलाता है, कोई अलगाववाद फैलाता है, कोई फिरका परस्ती फैलाता है, कोई कम्युनल वायलेंस फैलाता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम करते भी हैं, वो भी करेंगे। लेकिन हम जब आज़ाद हैं तो इसकी भी चिंता करनी चाहिए। ये है हमारी पूरी सोच। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्लेटफॉर्म है इस बात की चिंता करेंगे कि भारत का डिजिटल इकॉनमी बहुत बढ़ेगा तो आप अच्छे व्यापार भी करेंगे। हमें उस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन भारत के संस्कार, संस्कृति, विरासत। अब आपने जो बात की संविधान की, सुधीर जी, तो एक बार आप कभी मुझे बुलाइए तो थोड़ा भारत के संविधान पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आपके दर्शकों के लिए, जो लोग संवैधानिक मर्यादा की दुहाई देते हैं, उनको बोलिए जरा भारत का ओरिजिनल संविधान पढ़ ले। ये बड़ा कॉपी थी, मैंने उसको छोटी छपवाई है। और सुधीर जी, मैं आपको उसको एक कॉपी भेजूंगा। आपको मालूम है कि जब संविधान बन गया तो चर्चा हुई कि इसको ऐसे ही प्रस्तुत कर दिया जाए। भारत सैकड़ों वर्षों के बाद आज़ाद हो रहा है। तो क्या नेहरू जी, क्या राजेंद्र प्रसाद, क्या सरदार पटेल, क्या मौलाना आज़ाद, क्या डॉक्टर अंबेडकर, सबों ने कहा कि इसमें हम भारत की विरासत को भी रखेंगे। और नंदलाल बोस, जो बहुत बड़े बंगाल के पेंटर थे, उनको कहा गया इसमें आकृति भरो। और आकृति कौन सी होगी, यह तय किया इन नेताओं ने। आपको मालूम है फंडामेंटल राइट चैप्टर के ऊपर क्या है, सुधीर बाबू? प्रभु राम सीता और लक्ष्मण के साथ श्रीलंका विजय करके लौट रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर कौन सी आकृति है? प्रभु कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश महाभारत में दे रहे हैं। उसमें वेद की परंपरा का जिक्र है। महात्मा बुद्ध हैं, हमारे भगवान महावीर हैं, गुरु नानक हैं, उसमें भगवान हनुमान हैं, उसमें नटराज की तस्वीर है, उसमें रानी झांसी, लक्ष्मीबाई, शिवाजी, महाराणा प्रताप की तस्वीर है। सुधीर बाबू, अकबर हैं, बाबर, औरंगजेब की फोटो नहीं है। तो आज जो कहते हैं कि हम संवैधानिक मर्यादा में जीना चाहते हैं, मैं उनसे कहता हूं संविधान हम सबों के लिए सर्वप्रिय है और सबसे बड़ा कानूनी हमारा दिशा निर्देश है। लेकिन उसके भाव को भी समझो। भारत के संविधान बनाने वाले भारत की संस्कृति और संस्कार को भी समझते थे जी। और वही इस देश की इति है, हमको ये भी समझना पड़ेगा। आपने जो तो जब से मैंने इस पर बहस शुरू की है सुधीर बाबू, तो संविधान की बात करने वाले थोड़े से खामोश हो गए। नहीं, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो कि संविधान में भी बाबर और औरंगजेब की तस्वीर देखना चाहता है और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इसकी वो मांग भी करता है। अब बड़ी बात यह है कि आप जानते हैं सब चीज़ें आजकल फेसबुक के जरिए होती हैं, सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए सारे विचार का जो आदान प्रदान है वो ऐसे होता है। आज सुबह ही मैं अखबार में पढ़ रहा था जिसमें मार्क जकरबर्ग के बारे में लिखा था कि उन्होंने भारत में जो दिल्ली के जो दंगे हुए उसके बारे में वो ये किसी एक नेता के बयान को वो भड़काऊ बयान की श्रेणी में डालते हैं। अपने स्टाफ को उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने कहा कि हमने उनके बयान को पुल डाउन कर लिया। लेकिन जो दूसरा पक्ष का एक और नेता है या जो दूसरे कार्यकर्ता हैं, जब वो ये कहते हैं कि आप सड़कों पर निकलिए, आप लोग सड़कों पर क्यों नहीं निकल रहे हैं, अमेरिका की तरह भारत में भी लोग सड़कों पर निकलें,
उसको वो भड़काऊ की श्रेणी में नहीं डालते हैं। तो बात फिर वहीं आ गई कि एक कंपनी है जो दूसरी किसी देश में बैठी हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, और वो तय कर रही है कि यहां क्या होगा। देखिए, मैं एक बात साफ कहूंगा। एक बार आपको याद है, एक कैम्ब्रिज एनालिटिका का विषय आया था 2 साल पहले। मैंने उनके गड़बड़ी के कारण सीबीआई की इंक्वायरी का ऑर्डर किया, वो कंपनी बंद हो गई और मार्क ज़करबर्ग ने पब्लिकली माफी भी मांगा जब मैंने टिप्पणी कस के की थी। जी, मुझे लगता है कि उनके लोग भारत को समझेंगे और एक पक्षीय इस तरह का मानक उचित नहीं होगा। इसलिए जब इस बात को समझते हैं तो हिंसा, अलगाववाद और अराजकता को प्रमोशन करने का माध्यम बने कोई प्लेटफॉर्म, ये उनकी नीति नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहूंगा। हाँ, किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन क्या ये चर्चा होनी चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म के? हमको भारत को तोड़ने का अधिकार है। अब आपने कही आपकी बोलने की आज़ादी, बहुत सही कहा आपने। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच 19(1) है, इसकी चर्चा होती है सुधीर बाबू, लेकिन उसमें 19(2) भी है कि आप ऐसा भाषण नहीं दे सकते जो भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, भारत की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, डिफेमेशन, कोर्ट का सम्मान और दोस्त देशों के साथ संबंधों में दरार पैदा करे। तो आप उसे नहीं याद रखेंगे, सिर्फ 19(1) को याद रखेंगे। मैं फिर कहूंगा, हर को अपनी बात कहने का अधिकार है। नरेंद्र मोदी की आलोचना करने का अधिकार है, रविशंकर प्रसाद सरिख सारे मंत्रियों की आलोचना करने का अधिकार है, और नरेंद्र मोदी के तो 2001 से ही कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं। जी, देश की जनता उनको अपने हाथों पर उठाती गई और जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं वो सिकुड़ते गए। तो देश ने तय कर दिया है। और अगर आपको मैं एक अंग्रेजी में एक व्यंग करते हुए बोलूं सुधीर जी, लेफ्ट हैज बीन लेफ्ट आउट ग्लोबली। जी, लेफ्ट हैज बीन लेफ्ट आउट ग्लोबली। जनता ने एक बात तय किया है। फिर भी आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन अगर देश में अलगाववाद, अराजकता फैलाने की कोशिश की जाएगी तो ये उचित नहीं है। हाँ, आलोचना करने का पूरा अधिकार है। ये चिंता सर मुझे इसलिए हो रही थी क्योंकि आप जानते हैं आजकल चीन के साथ हमारा एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है इस समय, और ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अगर हमें यह पता चले कि अगर वो चीन के खिलाफ कोई कंटेंट आता है तो उसको तुरंत पुल डाउन करते हैं, और भारत के खिलाफ कोई कितनी भी बड़ी बात कर ले उसको वो एनकरेज करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पक्षपातपूर्ण रवैया हो रहा है। और मैं नहीं जानता वो क्या मजबूरी है उनकी, हो सकता है वो चीन का जो बाजार है उसकी वजह से चीन से दबते हों, लेकिन उन्हें यह भी ध्यान में रखना होगा कि भारत भी बहुत बड़ा बाजार है। आपने सुधीर चौधरी जी ये सवाल उठाया है तो मैं बड़ी बुलंदी से बता रहा हूं ऐसे प्लेटफॉर्म को कि भारत के बाजार का भी ध्यान रखें। यहां सबों को आजादी है। मैं फिर कहूंगा, अगर ट्विटर ने उसको उतारा तो वो गलत किया, जी, नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। आपके हिंदुस्तान में बहुत से टीवी चैनल्स हैं जिनके सोच अलग अलग होती है, लेकिन क्या आप अपने चैनल पर अपने चैनल की आलोचना करने के अधिकार का सम्मान नहीं करते हैं क्या? है, बिल्कुल। आपके चैनल पर लोग आते हैं, कुछ कहते हैं चीन के गुड्स का बहिष्कार करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए। ये तो अवसर देते हैं ना आप। बिल्कुल, बाकी चैनल भी देते हैं, कुछ उसको काट भी देते हैं, ये भी सामने में है। तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह बात सबको करने का अधिकार है। हाँ, यही भारत का लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। फिर कहूंगा, अगर कोई आतंकवाद, अलगाववाद, कम्युनल वायलेंस, अराजकता इत्यादि को प्रमोट करेगा तो ये इसका संविधान इसकी इजाजत नहीं देता और कार्रवाई होगी। जी सर, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्योंकि हम आज इस बैकग्राउंड में भी बात कर रहे हैं कि मोदी 2.0 जो सरकार है उसका 1 वर्ष पूरा हुआ है। जब आप लोग आए थे तो आपने अपने लक्ष्य तय किए थे, 1 साल के भी, 5 साल के भी। बीच में ये कोविड-19 आ गया तो 2020 का जो पूरा साल है वो इसकी वजह से खराब हो गया। अब जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि रिसेशन आएगा, ग्रोथ रेट माइनस तक में भी जा सकता है।
तो आप लोगों के जो लक्ष्य आपने तय किए थे देश के लिए, वो किस हद तक इससे डिरेल हो जाएंगे? देखिए, आपने सही कहा, कोरोना की ऐसी चुनौती कि सुधीर बाबू 3 महीने में दुनिया ऐसी बदली है जैसा बदलाव 150-200 वर्षों में होता है। अब सियासत भी बदलेगी, ग्लोबल ट्रेड बदलेगा, देखने का नजरिया बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। और ये चुनौती है। हमने अपने दूसरे टर्म में 370 हटाया, राम जन्मभूमि का हमने सार्थक समाधान जुडिशरी से हुआ और देश ने शांतिपूर्ण स्वीकार किया, और आज वहां भव्य राम मंदिर बनना भी शुरू हो गया है, आपको मालूम होगा जी। उसके बाद 3 तलाक हम लोगों ने हटाया, जिसको पायलट करने का सौभाग्य मुझे मिला था, कितने वर्षों से पेंडिंग था। लेकिन यह चुनौती आई है, मैं मानता हूं। मैं आपसे एक बात कहूंगा, दुनिया ने भारत को देखने का अपना नजरिया भी बदला है। जिस प्रामाणिक तरीके से नरेंद्र मोदी ने देश को जोड़ा है और संभाला है इस पूरे अभिशाप भरे इस महामारी में, तो दुनिया ने भारत को पहचाना है। भारत के योग, भारत के प्राणायाम, भारत की जीवन पद्धति, भारत का जलवायु पर सोच, ये कई चीज़ें हैं जो दुनिया को प्रभावित करेंगी। और मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि कोरोना एक चुनौती है तो एक अवसर भी है, और इसको हम भारत के अवसर के रूप में बदलेंगे, और आप देखेंगे कुछ ही महीनों में हम भारत की अर्थव्यवस्था को भी संभालेंगे। कठिनाई है, मैं कभी इसको अस्वीकार नहीं करूंगा, कठिनाई बहुत है, लेकिन हमें अपने अंदर विश्वास है, आत्मविश्वास है, और हमारे नेता की छवि, संकल्प और साहस पर भरोसा है, और लोगों के आशीर्वाद पर विश्वास है। हम करेंगे सुधीर बाबू, कुछ महीनों का वक्त दीजिए, आपके साथ फिर चर्चा करेंगे, करके दिखाएंगे। रविशंकर जी, आप 65 वर्ष के हैं, और ये आपके जीवन काल में आपने भी इससे बड़ा कोई संकट या क्राइसिस देखा नहीं होगा, पहली बार आपने ये देखा होगा जैसा आप बता रहे हैं। बट निजी तौर पर क्या आप आर यू अ मोर स्पिरिचुअली ओरिएंटेड पर्सन नाउ? आर यू मोर हम्बल नाउ? आर यू मोर डिजिटली कनेक्टेड नाउ? आपके अपने जीवन में भी बहुत सारे बदलाव आए होंगे। जी बिल्कुल बदलाव आए हैं, मैं बिल्कुल स्वीकार करूं। पता नहीं आपने ये सवाल कैसे पूछा जी। ये तो निजी सवाल था, लेकिन आप मित्र हैं तो मैं बता रहा हूं। आजकल मैं 2 बार टहलता हूं, मैं कुछ प्राणायाम मैंने बढ़ा दिया है, मैं कुछ ध्यान करता हूं, मैंने गीता को पढ़ी है विस्तार से, कई बड़े बड़े ऋषियों के जीवन को जानने की कोशिश की है, और पूरी जो सनातन धर्म की सोच है इसको कुछ गहराई से समझने की कोशिश की है। और कोरोना के इस पूरे त्रासदी में सुधीर जी, एक कबीर दास का दोहा मुझे बहुत याद आता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। प्रभु मुझे इतना ही दो कि मैं अपने परिवार की चिंता कर सकूं, और कुछ भूखा है तो उसको 2 रोटी खिला सकूं। और गांधी जी ने कहा था, देयर इज एनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स नीड, देयर इज नॉट एनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो ये भारत की सोच है, सनातन सोच है, शायद भारत दुनिया को बता पाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है सुधीर जी, मैं बहुत प्रामाणिकता से मेरा ये शुरू से मेरा ये मानना रहा है कि भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा, आर्थिक ताकत, सामरिक ताकत, और उससे ऊपर एक आध्यात्मिक ताकत। शायद कोरोना की इस चुनौती ने उस अवसर का हमें एहसास कराया है, और मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि भारत दुनिया की इस प्रकार से बड़ी ताकत बनेगा, और मोदी जी की अगुवाई में भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में और बढ़ेगी। हम सब मिलकर काम करें कठिनाइयों के बावजूद, अगर ये हमारी सोच बनेगी तो अच्छा होगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना समय हमें देने के लिए, और शुक्रिया के साथ साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस संकट से हम बाहर निकलेंगे। और आज तो हम टेक्नोलॉजी की मदद से दूर से बात कर रहे हैं, एक दिन आमने सामने बैठकर भी बातचीत करेंगे। जरूर जरूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।
No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.